साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 10 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 11वां अध्याय सिंचाई एवं नहरें। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 63.94 आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 22.96%, टैंक द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2.33%, शेष 10.77% में सिंचाई के अन्य साधन सम्मिलित हैं। कृषि गणना 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और बृहद सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई वाली परियोजनाएं आती हैं। इनमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की जलापूर्ति लघु सिंचाई योजनाओं से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, इसके तहत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और बृहद के तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर, और इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। ये नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो गंग नहर बहुत पुरानी है और ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था और ये सतलज से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। इन चीजों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला, वर्तमान यमुना नगर जिला हरियाणा के निकट से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात ये नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है एवं अक्टूबर आने तक इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज हरियाणा के अंदर का निर्माण कराया गया। ऊपरी गंगा नहर, अब देखो गंग नहर अलग है और ऊपरी गंगा नहर अलग है। अच्छा, गंग नहर गंगा से संबंधित नहीं है, जबकि ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर गंगा से संबंधित है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले थे। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के भीमगुडन नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6,996 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर,
अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा और घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत, अब देखो चंपावत आ गया उत्तराखंड। शारदा घाघरा दोआब का जो जिक्र हुआ वो यूपी था, लेकिन अब जो जिक्र हो रहा है चंपावत के खटीमा में बनबसा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। शारदा के दाहिने तट से निकाली गई है शारदा नहर। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल शाखाओं की लंबाई प्लस रजवाहों एवं अल्पिकाओं की लंबाई सहित 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर वर्ष 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ एवं वर्ष 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। आइए निचली गंगा नहर ध्यान रखिएगा। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट से ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर दोनों गंगा के दाएं तट से ही हैं और है कहाँ कहाँ ये आपको ध्यान होना चाहिए। निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 में की गई। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत हैं: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा, भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध या हरिके बैराज, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। तो फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम-पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना ध्यान रखिएगा। ये मंगलम की सहायक एवं भरतपुजा की उप सहायक नदी है। कौन सी? चेरुकुन्नम-पुझा। ये बांध 1966 में निर्मित हुआ। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसौ जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अक्सर ऐसा कैसा ही पूछ लिया जाता है कि नदी जोड़ने का पहली बार विचार किसने दिया था? हमारे इंजीनियर, सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाली, अक्सर प्रश्न आते हैं। अब देखो हरियाली नाम से तो लगेगा वनस्पति से संबंधित है, लेकिन यह है जल संग्रहण से संबंधित। इसका उद्देश्य देश में जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्र लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
PMKSY को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये तीनों कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान होने चाहिए। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसे समेकित जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी इन तीनों को इसमें मर्ज कर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब। देखो, दक्षिण भारत से अगर प्रश्न पूछा जाए सिंचाई से संबंधित तो वहां मुख्य साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। भाई, भूमि चट्टानी है, नदियां मौसमी हैं, इसलिए नहर और कुएं वहां कामयाब नहीं है, तालाब कामयाब है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। तो इनका क्रम आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश 2018-19 में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत वितरण में नलकूप 74.6%, नहर 15.2%, कुआं 8.8% और टैंक्स 0.6% तथा अन्य साधन 0.8%। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है 74.6%। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी है कृष्णा और गोदावरी से। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, नहीं पूछा है, ध्यान रखो। घाटपिरवा नहर परियोजना कर्नाटक सही है, उकाई नहर परियोजना गुजरात सही है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र सही है, जवाई परियोजना तमिलनाडु ये गलत है, हमसे नहीं पूछा है, जो सुमेलित नहीं है तो डी सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है, लूनी नदी राजस्थान में। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाटपिरवा परियोजना कर्नाटक की घाटपिरवा नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। हाँ, प्रायद्वीपीय में तालाब है, सही बात। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। हाँ, मौसमी है, दोनों सही है, यानी AR सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 750 मिलीमीटर मतलब 75 सेंटीमीटर, सही बात। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। कुएं दक्षिण भारत में हैं, उत्तर भारत में नलकूप हैं, तो इन्होंने कहा देश में, यानी ये गलत है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, सही। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30%, सही, यानी सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन बी। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 63.94 आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 22.96, टैंक द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 2.33%, शेष अन्य साधन सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? प्रतिशतांश पूछा है। ये पंजाब हरियाणा की तरफ होता है। हरित क्रांति का असर सबसे ज्यादा वहीं हुआ। पंजाब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हरियाणा सही उत्तर होगा। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक था। उपयुक्त राज्यों में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश की स्थिति इस प्रकार दी है। हरियाणा में देखो दे रखा है 96.91%, यूपी में 83.17%, हरियाणा में सबसे ज्यादा है। नीचे इन्होंने कुछ डिटेल दिया, देखो देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश चंडीगढ़ में 100% सर्वाधिक हुआ। इसके पश्चात पंजाब में 99.6% और हरियाणा, मैंने कहा ना पंजाब हरियाणा वही हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर वही हुआ। तो अगर ऑप्शन में हमारा पंजाब होता तो पंजाब हो जाता। हरियाणा में 96.9%, पंजाब में 99.6%। अब पंजाब ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हरियाणा सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य, अब ये भी देखा पंजाब, ऑप्शन ए, पंजाब के बाद सेकंड हरियाणा। 7वां प्रश्न, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही पूछा है। नंबर 1, मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जाती है, सही बात। ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। अब देखो ध्यान से, वर्षाधीन बोला है, वर्षा विहीन नहीं, यहाँ वर्षा विहीन होता तब ये सही होता, गलत। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, सही। यानी 1-3 सही, ऑप्शन सी। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इस प्रकार 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 8, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। ये इंगित करती है पीडब्ल्यूपी सिंचाई, ऑप्शन सी। पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई की अति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट 9 प्रश्न, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो नलकूप कहाँ पर थे हमारे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ होंगे? जहां नहरें कम होंगी, तो वो एरिया हुआ हमारा सरयू पार मैदान, ऑप्शन सी। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। प्रश्न 10, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सबसे ज्यादा नलकूप कहाँ थे? उत्तर प्रदेश, 74.9%। सेकेंड नंबर पे बिहार। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र की सबसे अधिक? तो नलकूप उत्तर प्रदेश। बाकी यहाँ इन्होंने टेबल में डिटेल दे रखी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो नलकूप सबसे ज्यादा कहाँ थे? उत्तर प्रदेश, और उसमें कूप यानी कुएं जोड़ दो तो उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप से सिंचित, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19%। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम। 1 आपको दिया है पूर्वोत्तर का, 2 पश्चिम बंगाल, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश, और उन्होंने पूछा है भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा कूप और नलकूप हमारे उत्तर प्रदेश में थे, तो ये पहला हो गया। दूसरे पे ये आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, और ये पूर्वोत्तर में एरिया सबसे कम हुआ, इसलिए ये चौथे नंबर पे जाएगा। यानी 4 3 2 1 क्रम, 4 3 2 1, ये है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्नगत मानचित्र में दिए गए राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध वार्षिक भूतल जल संसाधनों का राज्यवार विवरण। उत्तर प्रदेश में 40.72 मिलियन क्यूबिक मीटर, महाराष्ट्र में 15.29, पश्चिम बंगाल में 8.38, असम में 2.06, और वही क्रम 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न 14, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र ध्यान आया, किसने प्रस्तावित किया? दिनसो जे दस्तूर ने, ऑप्शन बी। माला नहर तंत्र
इसको गार्लैंड कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कैप्टन दिनसोजी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों, नदी जोड़ो और माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न 15, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। ऑप्शन बी, लघु सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक के सिंचाई क्षेत्र इसमें शामिल हैं। बाकी इसमें जो डिटेल है वो नीचे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 17, फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता, तो फरक्का में कितना पानी मोड़ा गया था? 40,000 क्यूसेक, वही उसकी क्षमता। ऑप्शन सी, फरक्का के बारे में डिटेल दिया है 1975 में। हुगली नदी, तो हुगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा की वितरिका है ये। नेक्स्ट प्रश्न 18, मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कुछ ध्यान आया? केरल। ऑप्शन बी, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम-पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। ये 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं भरतपुझा की उप सहायक नदी। नेक्स्ट प्रश्न 19, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। गंडक के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट प्रश्न 20, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, इंदिरा गांधी कहाँ था? इन दोनों नदियों के संगम पे ध्यान आया कुछ? हरिके बैराज। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 21, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? अब ये भी देखा, ब्यास और सतलज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 22, राजस्थान, इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जो बह रही है वो कहाँ से निकलती है? सतलज और ब्यास के संगम, हरिके बैराज, दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, सतलज और ब्यास। नेक्स्ट प्रश्न 23, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज और ब्यास, हरिके बैराज हाँ है। ऑप्शन डी। प्रश्न 24, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है सतलज और ब्यास, यानी 1 और 4 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कौन सा होगा? अब देखो 1-4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बचे 3 और 2, तो चिनाब बहुत ऊपर है, चिनाब इसमें नहीं आती है, रावी आती है। 1, 3, 4, ऑप्शन डी। इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास, रावी नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न 25, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ये करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पोंग बांध का ही नाम महाराणा प्रताप सागर। नेक्स्ट प्रश्न 26, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? सबसे पुरानी और सबसे विकसित कौन सी थी? गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। ये नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। नेक्स्ट प्रश्न 27, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने कराया था 1927। नेक्स्ट प्रश्न 28, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार, यानी सारे सही। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की मुख्य वृहत एवं मध्यम सिंचाई
परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं नंबर 1 शारदा सहायक, नंबर 2 रामगंगा, नंबर 3 गंडक का सृजन वर्ष 1973-74 में किया गया। अगला प्रश्न है 29 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है। ए घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, नहीं। 2 नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सही। निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है, सही। डी पेनगंगा गोदावरी की सहायक है, सही। हमसे पूछा सत्य नहीं, यानी ए सत्य नहीं। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, कथन ये गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, अरब सागर में मिल जाती है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मंजरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में किया गया है, कथन सी भी सही है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और ताल है। नेक्स्ट प्रश्न 30 निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। निचली गंगा नहर, ध्यान आया, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, तो निचली गंगा नरोरा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 में प्रथम बार चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न 31 निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार में किससे, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 32 हरियाली एक नई योजना है। हरियाली किससे संबंधित है, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित परियोजना है। बंजर भूमि के विकास के लिए और जल संग्रहण से संबंधित है हरियाली योजना। नेक्स्ट प्रश्न 33 हरियाली योजना संबंधित है, अब ये भी देखा हमने, जल प्रबंधन से बंजर भूमि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 34 एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं। मृदा के बह जाने की रोकथाम बिल्कुल होगी। देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना इस कार्यक्रम के तहत ये नहीं है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, ठीक। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन, ठीक। यानी 1, 3, 4 ऑप्शन सी। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये थे समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 1 अप्रैल 8 के बाद इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। इसका मतलब ये कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम और डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों को मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाया गया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगी, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है तथा भूजल स्तर का संभरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय। तो इसमें इन्होंने पूछा है नीचे उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित बताने हैं। पहला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि मंत्रालय। दूसरा मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तीसरा वर्षापूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके तीनों ही गलत हैं, यानी ऑप्शन डी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं। इन्हें फरवरी 9 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षापूर्व क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न 36 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का या के लाभ हैं। यानी इस प्रश्न में इन्होंने ड्रिप सिंचाई पद्धति के
प्रयोग से जो लाभ हो रहे हैं वो पूछे हैं। अब यहाँ देखो ड्रिप, हर कोई जानता है, इसको इन्होंने द्रप से लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना। पहला है खरपतवार में कमी आएगी, सही बात। मृदा लवणता में कमी, नहीं, मृदा लवणता और बढ़ेगी इससे, गलत। मृदा अपरदन में कमी, अपरदन में कमी आएगी, ठीक। यानी 1 और 3, ऑप्शन सी। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेट रिपोर्ट में इसके निम्न लाभों और हानियों का उल्लेख किया। लाभ क्या क्या है? जल की बचत, पौधों के आकार एवं उत्पादन में वृद्धि, ऊर्जा एवं श्रम में बचत, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त, खारे पानी का उपयोग संभव, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण, उर्वरक क्षमता में वृद्धि, मृदा अपरदन नहीं, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं, रोग एवं कीट समस्या न्यूनतम। अब देखो, जब खारे पानी को इस्तेमाल करोगे तो लवणता बढ़ेगी। हानि में क्या है? मृदा में लवणता की समस्याओं की वृद्धि, डिजाइन स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत, आर्थिक एवं तकनीकी समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न 37, बकिंगम नहर स्थित है। बकिंगम नहर कहाँ है? कोरोमंडल तट पर, ध्यान कीजिएगा, बकिंगम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 38, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक? जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन ए। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता लगभग 3,880 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है। वाष्पीकरण के पश्चात 1999.20 BCM जल प्राकृतिक अफवाह के रूप में उपलब्ध होता है। भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1122 BCM प्रति वर्ष तक सीमित है, जिसमें 690 BCM सतही जल और 432 BCM पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। पुनर्भरणीय भूजल में से सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 39, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना, अब देखो चंबल कहाँ है? यमुना की सहायक। यमुना कहाँ? गंगा की सहायक, यानी गंगा यमुना बेसिन से संबंधित है। इसमें बेसिन के नाम दिए ना, ऑप्शन ए सिंधु बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी यमुना बेसिन, डी ताप्ती बेसिन। तो चंबल डायरेक्टली यमुना की सहायक है, तो यमुना से कनेक्टेड, यानी यमुना बेसिन इसका सही आंसर होगा। लेकिन गंगा बेसिन भी इसका सही होगा क्योंकि यमुना गंगा की सहायक है। सबसे बढ़िया उत्तर इसका मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, परंतु ये गंगा की उप सहायक नदी भी है। समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है, अतः बृहत बेसिन के अनुसार ये गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में ये यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना हो तो यमुना बेसिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न की अस्पष्टता के आधार पर विकल्प बी एवं सी दोनों सही उत्तर प्रतीत होते हैं, तो ज्यादा सही उत्तर सी है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।